हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और स्टोरी की शुरुआत करें। स्टोरी का नाम है तू है तो। इससे पहले एक प्यारी सी स्माइल दे दो, छोटी सी बड़ी सी जैसी भी, लेकिन स्माइल दे दो ना प्लीज। वैसे भी आज सड़क पे कोई भी ऐसी हॉट सेक्सी मस्त महिला नहीं दिखी जो स्माइल कर रही हो। बारिश की वजह से यार सबके सब परेशान हुए पड़े। दे दो स्माइल। हाय 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 हाय। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अचानक से माया के घर दीप और आरव की भी एंट्री होती है और इसके बाद अब सभी ब्रेकफास्ट के लिए बैठ चुके थे। माया की रसोई से आती हल्की सुगंध पूरे घर में बिखर चुकी थी और इसके साथ ही एक तरफ जहां आलू पूरी, वहीं दूसरी तरफ गर्म आलू के पराठे भी तैयार हो रहे थे। ताजे कटे फलों का मीठा रस और उसके साथ ही कई तरह की व्यंजन जैसे कि आज की सुबह को रौनक बनाए हुए थे। धूप कमरे के फर्श पर पीले कपड़े से बिछने वाली थी। हालांकि अब भी बादलों के बीच उसकी आवाजाही देख रही थी और उसी सुबह में एक सफेद सी स्तब्धता के साथ बैठी थी आयशा। डाइनिंग टेबल के चारों ओर चेहरे का कोलाज था और आते साथ दीप आयशा के गालों को चूमता है। गुड मॉर्निंग मैडम। वैसे आज आप कुछ ज़्यादा ही चुप हैं। कुछ नहीं, कल का हैंगओवर है बस। आयशा ने बात पलटने की कोशिश की थी। हालांकि डाइनिंग टेबल पर हंसते मुस्कुराते बिस्किट दुबोलते और एक दूसरे की प्लेट संवारते कई चेहरे थे, पर उस हंसी में एक आवाज़ थी जो बस एक के लिए थी, आरव के लिए। और वो आवाज़ माया की थी। माया का हाथ धीरे से आरव की प्लेट की तरफ बढ़ा। और पराठा लोगे? उसने बेहद ही प्यार से पूछा और आरव उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ ना में सिर हिलाता है। लेकिन आयशा को चुभ गई थी माया की ये आदत। वो अपने अलावा और ये सत्कार माया के हाथों से किसी और के लिए कैसे ही बर्दाश्त कर सकती थी। लेकिन माया को देखकर लग रहा था जैसे वो अपनी कोई पुरानी आदत दोहरा रही हो। और आरव मुस्कुराता हुआ कहता है, अरे दही तो दीजिए मैडम, वरना पराठा का स्वाद कैसे आएगा। और माया उसकी तरफ देखते हुए कहती, मैंने बनाया है, स्वाद अपने आप आ जाएगा। और आरव हंसते हुए सिर झुका लेता है। आयशा ने अपनी चम्मच धीरे धीरे दही में घुमानी शुरू कर दी, जैसे चम्मच को नहीं अपने गुस्से को चला रही हो, अपने भीतर उबलते जल को। और अचानक से पराठा खाते हुए आरव को खांसी आ गई। माया तुरंत अपनी जगह से उठी और उसके पीछे होकर उसके कांधे को सहलाते हुए उसकी तरफ झुकी थी। उसके पीठ को सहला रही थी वो और धीरे से पानी का ग्लास उसके होठों तक लाकर बोली, क्या कर रहे हो आरव? धीरे कहो, तुम हमेशा जल्दी में रहते हो, कुछ हो जाएगा तो। उस स्पर्श ने आयशा के भीतर कुछ तो तोड़ दिया था। उसकी उंगलियां ग्लास की पकड़ पर मजबूत हो गई थी और दीप मुस्कुराकर आरव की तरफ देखता हुआ आयशा से कहता है, देखा, ये होता है केयर। आपकी तरह नहीं कि यहाँ पर बॉयफ्रेंड आपसे इतनी सारी बातें कर रहा है और आप पता नहीं किन ख्यालों में खोई हुई हैं। आयशा के शब्द कटाक्ष बनकर निकले थे। कहाँ ना हैंगओवर है, कितनी बार एक ही बात बोलूं। और दीप को जैसे ये बात बुरी लग गई, उसकी नजरें झुक गई और आयशा को समझ आया कि उसने शायद कोई गलती कर दी है। वो धीरे से टेबल के नीचे दीप का हाथ थामती है और उसे सहलाते हुए कहती है, सॉरी। और माया ने मुस्कुराते हुए आयशा को देखा। दीप अब उसके बेहद करीब था। कोई बात नहीं। और इतना कहकर वो फिर से अपनी ब्रेकफास्ट को पूरा करने लगता है।
तभी आयशा को पता नहीं क्या सूझा और वो अपने हाथ से कौर तोड़ते हुए आलू पूरी का कौर दीप के होठों तक लेकर जाती है और दीप आश्चर्य से उसे देखता हुआ उसे खा लेता है। हालांकि दीप ने तो उसके हाथ के कौर को चख लिया था, लेकिन आयशा की आंखें माया पर थी, जो उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखती है, फिर दीप की तरफ और फिर अपनी चाय में डूब जाती है। लेकिन माया का ये मुस्कुराना आयशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो शांत मुस्कान जो जीत के बाद भी किसी पुरानी हार के सामने आती है, आयशा को अपनी ये हार जैसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। और तभी विवेक खुश होकर, वाह, आज तो यहाँ दो लवली कपल्स हैं जो एक दूसरे की इतनी केयर कर रहे हैं। और फिर अवनी की तरफ मुड़ता हुआ वो कहता है, और एक आप है मैडम जो हमें पानी तक नहीं पूछ रहे। अवनी हंसते हुए, क्योंकि जेंटलमैन को अकल सिखानी जरूरी है। कल आपने जो हरकत की थी उसके बाद तो आपको खाना भी नहीं देना चाहिए था। और विवेक हाथ जोड़ते हुए, गलती हो गई देवी, अब से नजरें बस आप पर रहेगी, हाथ भी नहीं लगाऊंगा उसे, प्लीज माफ कर दो। और अवनी हंसते हुए उसकी तरफ देखती है। विवेक और अवनी अब बातों में लग चुके थे। दीप भी आयशा से कुछ बातें करता हुआ और कभी कभी विवेक से अपने खाने में मगन था, लेकिन आयशा एकटक माया को देखे जा रही थी, जिसकी नजरें आरव से हट नहीं रही थी और आरव उसे जाने कौन सी कहानी बार बार याद दिला रहा था। और थोड़ी देर बाद वो माया के बेहद करीब होता हुआ कहता है, वैसे इन 3 दिनों में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया माया, ये बाहर क्यों जाना होता है। और माया आराम से अपनी चाय की घूंट लेते हुए कहती, क्योंकि काम करना जरूरी होता है इसलिए। और धीरे से उसकी नजर आयशा पर जाती है, जो अब तक खाने को छू भी नहीं पाई थी। तभी दीप कहता है, क्या हुआ, भूख नहीं है? नहीं, शायद हैंगओवर की वजह से सर दर्द बढ़ गया है, मुझे घर जाना है, तुम ड्रॉप कर दोगे? और दीप हाँ में सिर हिलाता हुआ कहता है, इसीलिए तो आया हूँ, मुझे लगा संडे है तो तुम मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड करोगी, लेकिन तुम्हारा सर दर्द, कोई बात नहीं, घर चलकर मैं तुम्हें चम्पी दे दूंगा। इतना कहना ही था कि आयशा मुस्कुरा उठी और माया की तरफ उसकी नजरें मुड़ गई। माया अब भी उन दोनों को देख मुस्कुरा रही थी और कभी कभी उसकी निगाहें अवनी और विवेक पर भी जा रही थी। आयशा को लगा जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, जैसे ये सच में एक पत्थर दिल में हिला। और वो चुपचाप उस मेज से उठती है और सबकी तरफ देखते हुए कहती, कुछ पैकिंग करनी है घर निकलने के लिए, मैं आती हूँ पैक करके। और इतना कहकर वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए माया के कमरे में पहुंच गई थी। माया की नजरें उसका पीछा करती है, लेकिन आयशा के कदम बता रहे थे, मन की उलझनों का कोई सुलझाव नहीं था। मन अपने आप जाने किन ख्वाबों पर बावला हुआ था और इसकी कोई गुंजाइश भी नहीं थी कि वो शांत हो सकता था। माया की आंखों में सवाल की आग थी, ऐसी चिढ़ती सवाल जो उससे पूछी जा सकती थी, लेकिन माया ने कोशिश नहीं की या शायद कोशिश करना नहीं चाहती थी। धीरे धीरे वो अपने कमरे में आती है, जहाँ आयशा अभी किसी सामान को समेट रही थी। चुपचाप माया के कमरे में अपने सामान को समेटती आयशा की नजर अचानक से उस चेहरे पर पड़ी जो दरवाजे पर खड़ा बस उसे देख रहा था, लेकिन उसके अंदर कुछ भी छिपा नहीं था। चेहरा वही शांत, जैसे खुद को व्यवस्थित रखने का नायाब तरीका ढूंढा है माया सहगल ने।
आयशा का चेहरा तमतमाया, आंखों में जलन और अगन साफ देखी जा रही थी। वो माया को देखते हुए मुस्कुराती है और फिर से अपना सामान पैक करने लगती है। ऐसे देख के क्यों मुस्कुरा रही हूँ? क्या फर्क पड़ता है आपको? एक्चुअली आपको फर्क ही कहाँ पड़ता है। आप तो लेखिका है ना, द ग्रेट माया सहगल। आयशा अब खड़ी थी और माया वहीं से उसे निहार रही थी। आप भला कैसे झुक सकती हैं? आप भला कैसे कुछ कह सकती हैं? आप भला महसूस कैसे कर सकती हैं? सच में आपको कुछ महसूस नहीं होता ना, कुछ भी? और माया बेहद धीमी आवाज में, और क्या महसूस होना चाहिए मुझे आयशा? मेरा नाम मत लीजिए, मेरा नाम मत लीजिएगा माया। और वो क्यों? क्योंकि मैंने कहा है। ठीक है, तो बताओ क्या महसूस होना चाहिए था मुझे? जब मैंने दीप का हाथ पकड़ा, उसके साथ फ्लर्ट किया, हंसी ठिठोली की, आपको सच में जरा से भी जलन नहीं हुई? थोड़ी सी भी? आपके चेहरे पर थोड़ी ऐसी कुछ भावना कैसे नहीं देख पाती हूँ मैं? और माया बिल्कुल शांत। क्यों होती जलन? सही है, क्यों होती जलन? तुम बताओ मुझे आयशा, कहा ना क्यों होती मुझे जलन? वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम्हारा हक बनता है कि तुम उसके साथ फ्लर्ट करो, हंसी ठिठोली करो, उसका ख्याल रखो, उसके साथ समय बिताओ। और आयशा तेजी से उस जगह जाती है जहां माया खड़ी थी, उसे कमरे के अंदर खींचती है और दरवाजा बंद करती। दरवाजे से उसे लगाकर आयशा ने तेज आवाज में बस इतना ही पूछा था, तो फिर कल रात को मैं आपके कमरे में क्या कर रही थी माया सहगल? मैं आपके इतने करीब क्यों थी कल रात को फिर? माया कुछ नहीं कहती, वो बस आयशा के पास से हटना चाहती है, क्योंकि आयशा के पास होना जैसे माया के सब्र के बांध को तोड़ने जैसा था। कहाँ जा रही हैं आप? मैंने आपसे कुछ सवाल किया है माया। कल रात मैं आपके कमरे में क्यों थी? और इतने करीब क्यों थी मैं आपके? क्योंकि तुम नशे में थी, और नशे में तुम्हारी इज्जत की वजह से मैं तुम्हें अपने कमरे में लेकर आई थी। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है आयशा। अच्छा, तो आपको सिर्फ मेरी देखभाल करनी थी, इंसानियत जाग गई थी आपके अंदर, इसलिए आपने वो किया। कितना झूठ बोलेंगी आप माया? और सच बोलने का फायदा क्या है? तो अब आप फायदा देखेंगी इसमें? नहीं, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि जो भी तुम सोच रही हो उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। दीप तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए, तो वही तुम करो। अच्छा, और अगर मेरा दीप बॉयफ्रेंड है तो आप क्या है मेरे लिए? ये तो तुम मुझे बताओ आयशा। तुम हर बार मेरे घर आती हो, तुम हर बार मुझसे जिद करती हो, तुम हर बार मेरे बिस्तर पर सोती हो और मुझसे अपने करीब सुलाती हो। तुम चाहत करती हो कि मैं तुम्हारे करीब रहूं, तुम्हारी हर बात को मानूं, हर जिद को सुनूं और जो भी तुम चाहो वो करूं। हूं कौन मैं तुम्हारी? कुछ नहीं। और यही सबसे सही आंसर है कि मैं तुम्हारी कुछ नहीं हूं। आयशा गुस्से में पास की मेज पर रखा माया का वास जोर से गिराकर तोड़ देती है। तो फिर क्यों रोकती हैं आप मेरे रोकने से? क्यों मुझे देखकर मुस्कुराती हैं, मुझे ये एहसास दिलाती हैं कि आप हैं मेरे पास? तुम्हारी जिद के कारण। और किसने कहा कि आपको मेरी जिद माननी चाहिए हर बार?
माया तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है। लिसन आयशा, बहुत हुआ, बहुत हुआ। तुम मुझे क्या बनाना चाहती हो? मैं तुम्हारा कोई काला राज हूं? कोई ऐसा सच जो रात के अंधेरे में तैयार होता है और सुबह ही वो विषैला हो जाता है? मैंने देखा था तुम्हें जब दीप अंदर आया था। तुम्हारे चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी, जैसे तुम्हें उससे कुछ छिपाना हो। आखिर क्या बना रही हो तुम मुझे? मैं तुम्हारी रात का श्रृंगार हूं और सवेरे उठते ही तुम मेरे नाम से खुद को मिटा देना चाहती हो, मेरे नाम को धो देना चाहती हो। और तुम चाहती हो कि मैं इस रिश्ते को संभाले रखूं, दुनिया से ये रिश्ता छिपा के। आखिर तुम कौन सा रिश्ता निभा रही हो खुद से और मुझसे? आयशा की सांसें तेज थी, आंखें लाल। मैं नहीं जानती, मैं सच में नहीं जानती। मैं बस तो जानू, किसी भी इंसान को उतना ही तड़पाओ जितना उसके अंदर तड़पने की सामर्थ्य हो। तो जानो कि तुम किसी इंसान का कितना उपयोग कर रही हो। तो जानो आयशा कि तुम्हारा किसी इंसान के पास होना उस इंसान के लिए भी कुछ परेशानी खड़ी कर सकता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी पत्थर दिल हूं कि तुम इस तरह आओ, जिद करो, मेरे घर रुको और फिर चली जाओ और मेरे अंदर कुछ भी ना बदले? अगर सब इतना ही साफ है कि आप मेरे लिए कुछ नहीं है, तो कल आपकी आंखों में क्या था माया? कुछ नहीं था, वो एक पल की कमजोरी थी। और इंसान होने के नाते मैं एक पल की कमजोरी दिखाना तो डिजर्व करती हूं ना आयशा। तुम अपनी लाख कमजोरियां दिखाओ, अगर मैंने अपनी एक पल की कमजोरी दिखा दी तो तुम्हें लग गया कि हाँ कुछ था। तुम एक रिश्ते में हो, एक खूबसूरत खुले रिश्ते में, उसे जियो। इस आधे अधूरे रिश्ते में मुझे घसीटना बंद करो। माया की पीड़ा जैसे उसकी जुबान पर लड़खड़ा कर उभर रही थी। तो मेरी हालत क्या थी? तुम्हारी हालत वो थी जो अब भी है। तुम खुद नहीं समझती कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे अंदर क्या है। तुम्हें खुद समझ में नहीं आता आयशा कि जीवन में तुम्हारा मकसद क्या है, तुम किससे मोहब्बत करती हो, तुम क्या चाहती हो, किस रास्ते पर चलना चाहती हो। तुम्हें आसमां भी चाहिए, तुम्हें कालिख भी चाहिए, तुम्हें हर रंग चाहिए जो मुमकिन नहीं होता जीवन में। तुम उड़ान भी चाहती हो और तुम कैद भी चाहती हो। कैसे मुमकिन है आयशा? खैर, मैं तुमसे बहस नहीं कर सकती, मैं तुम्हारी हालत नहीं समझ सकती। और अब तुम एक बात समझ लो बेहद अच्छे से, मैं तुम्हारी नहीं हूं, मैं तुम्हारी कोई नहीं हूं और ना ही बनने वाली हूं। अब जाओ, तुम्हारा दीप नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आयशा की आंखें भर आई, पर जुबां जैसे इस दर्द को वापस माया को लौटाना चाहती थी। शायद तुम सही कह रही हो माया सिंह, तुम्हारे पास सच में कुछ नहीं जिसे मैं अपना कह सकूं। और माया की आंखों में देखकर आयशा ने जैसे ये कहा, माया के अंदर का बांध जैसे टूट गया था। तो फिर ये सामान भी ले जाओ आयशा, और हाँ, गेस्ट रूम में भी जो कुछ रखा है तुम्हारा वो भी। इस घर में दोबारा तुम्हारे आने की कोई गुंजाइश ना बचे। तुम किसी भी बहाने इस घर में दोबारा कदम न रखो, इस बात का ध्यान रखना। आइंदा इस घर में मत आना, और बेहतर होगा कि हम कभी आमने सामने भी ना हो। मैं भी तुम्हारे साथ अब बस इतना ही किरदार निभाऊंगी, और मैं चाहूंगी कि तुम भी सिर्फ इतना ही किरदार निभाओ मेरे साथ। माया दूसरी तरफ मुड़ गई थी और कुछ देर जैसे अपनी आंखों के आंसू को
वापस आंखों में लेते हुए दरवाजा खोलती और नीचे चली जाती। आयशा की आंखें बंद थी, जैसे खुद के अंदर किसी टूटे हुए शीशे की चुभन के घाव को समेट रही हो। और उसने धीरे से कहा, कभी कभी कुछ रिश्ते तय नहीं होते, बस हो जाते। और माया निकलते हुए कमरे से खुद से ही कहती है, और कुछ रिश्ते अगर तय नहीं होते तो उन्हें जबरन खींचना बेवकूफ़ी होती है। दरवाज़ा बंद होता है। कमरे में अब बस वो टूटा हुआ वास और टूटी हुई आयशा थी। चुप्पी थामी थी उस कमरे को, जैसे वो टूटा हुआ वास माया और आयशा की सारी अनकही बातों का अंतिम प्रतीक था। आयशा का चेहरा ठंडा और आंखों में ठहराव नहीं था। वहाँ एक बाढ़ था जो बह तो नहीं रहा था, मगर सब कुछ भीतर ही भीतर बहा ले जा रहा था। वो चुपचाप आगे बढ़ी, सूटकेस की चैन खींची, माया के किताबों के बीच फंसा अपना स्कार्फ उठाया, एक नज़र चारों ओर डाली, उस कमरे को देखा जिसने उसे पहली बार माया के दीवारों के पीछे झांका था, जहाँ कोई कविता, कोई किताब उसके गुनगुनाने की तरह लगती थी। फिर उसने एक लंबी सांस ली, बहुत लंबी, जैसे वो अपना कुछ हिस्सा इस कमरे में छोड़े जा रही हो। बाहर लॉन में दीप खड़ा था, मोबाइल पर स्क्रॉल करता कुछ, गाड़ी की छत से टिके हुए। जैसे ही आयशा सीढ़ियां उतरी, उसने ऊपर देखा, मुस्कुराने की कोशिश की, और आयशा तेज कदमों से फिर से गेस्ट रूम की तरफ जाती, अपना सारा सामान सूटकेस में पैक करती और फिर से बाहर आती। विवेक और अवनी उसे आवाज देते रह गए और वो सीधे उस घर से बाहर निकल गई। बाहर निकलते हुए दीप ने उससे बस एक ही सवाल किया था, सब ठीक? वो जानता था कुछ ठीक नहीं है, पर उसके पास पूछने से ज्यादा और कुछ नहीं था। आयशा ने भी तो हाँ में गर्दन हिला दी थी। झूठ का पहला पत्थर उसी पल गिरा था। दीप ने आगे बढ़कर उसका बैग उठाया, दरवाजा खोला और आयशा अंदर बैठ गई। कार चल पड़ी थी। शहरों की सड़क धीरे धीरे पीछे छूटने लगी, जैसे यादें पीछे भाग रही हो, और आयशा बस आगे देखती जा रही थी। दीप कुछ कह रहा था, शायद ऑफिस की बातें, एक मीटिंग, एक कॉफी प्लेस जिसे वो ट्राई करना चाहता था, पर आयशा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके कानों में सिर्फ माया की वो आवाज गूंज रही थी, क्या तुम मुझे कोई काला सच बनाना चाहती हो? मैं तुम्हारी नहीं हूँ और न कभी हो सकती हूँ। हर शब्द चाकू की तरह चुभते जा रहे थे। उसने गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा और कोशिश की कि हवा उसकी आंखों की नमी को सुखा दे, पर हवा क्या करती जब आंसू गिर नहीं रहे थे, बस भीतर ही भीतर रिस रहे थे। अचानक उसने कहा, दीप प्लीज गाना मत चलाना। और दीप चुप हो गया। ठीक है। कुछ क्षणों की खामोशी भरी डूबती हुई वो खुद को कसकर थामे हुई थी। आयशा की उंगलियां उसकी हथेली में धंसी हुई थी, क्योंकि अगर उसने ढीला छोड़ा तो शायद वो फूट पड़ती। उसे याद आ रहा था माया का चेहरा, वो रात जब उसने माया के कांधे पर सिर रखा था, जब उसके सीने से छिपकर वो अपने जीवन की सबसे गंभीर किस्से को कह गई थी। वो सांझ जब माया ने उससे बिना कुछ कहे चाय पकड़ा दी थी। वो हर बार जब दोनों चुपचाप एक किताब पढ़ते रहे थे और बस वक्त ठहर गया था। क्या ये सब सिर्फ कमजोरी थी? क्या सब कुछ बस एक गलत फहमी था, या फिर क्या वो सच में किसी की जिंदगी में कोई भी नाम नहीं रखती थी? गाड़ी एक सिग्नल पर
लाल बत्ती जल रही थी। सामने एक बच्ची गुब्बारे बेच रही थी। आयशा ने उसकी तरफ देखा। गुब्बारे रंग बिरंगे और हवा से भरे, जैसे कोई भी जमीन से बंधा नहीं था, बस जैसे वो भी उड़ जाना चाहते थे। और उसने अनायास ही कहा, दी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी को चाहो और उससे कोई फर्क ही ना पड़े? दीप ने आयशा की ओर देखा। हर किसी के साथ होता है आयशा। तो फिर क्या करते हैं लोग? वक्त देते हैं या फिर भूलने की कोशिश करते हैं? आयशा चुप हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सा रास्ता चुने। आया मुझे भूल जाएगी या शायद मैं ही खुद को भूल जाऊंगी। उसने मन ही मन पूछा। गाड़ी अब उसके घर के पास पहुंच रही थी। उसके बैग पकड़े गेट के पास उतरने ही वाली थी कि दीप ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अगर बात करना चाहो तो मैं हूँ, ठीक है? आयशा ने उसे देखा। पहली बार उसके सामने कोई मुस्कान नहीं थी। शायद यही प्रॉब्लम है कि तुम हमेशा रहे हो और फिर भी मैं वहां थी जहाँ नहीं होना चाहिए था। ये कहकर वो उतर गई। दरवाजा बंद किया। दीप वहीं बैठा रहा चुपचाप। और आयशा, वो अपने गेट पर खड़ी थी, अपने घर के बाहर, लेकिन घर जैसी कोई चीज उसके भीतर बची नहीं थी। उसने अपनी हथेली पर ध्यान दिया। वो अब भी कांप रही थी। उसने वो स्कार्फ निकाला जो माया की किताबों से उठाया था। गहरी सांस ली, आंखों को पोंछा और पहली बार आंसू निकल। चुपचाप। माया अब शायद सुन नहीं रही थी, पर आयशा अब भी उसे पुकार रही थी, बिना आवाज के। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुद का बहुत ध्यान रखें। लव।